नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज़ चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज एक बहुत ही अलग किस्म के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर प्रतीक सावज। उनको मैं स्वागत करता हूँ चैनल में। नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर प्रतीक की मैं बात करूँ तो MBBS किया उन्होंने, फिर DNB किया और FNB इन्फेक्शन में किया है। तो ये इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट हैं और मज़े की बात है कि साउथ गुजरात के पहले क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। तो प्रतीक जी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनका जो सफ़र रहा है, पहले उनका एक परिचय दें, उसके बाद इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे उसके डिजीज़ होते हैं और बहुत सारी उसकी जो क्या क्या उसमें प्रावधान, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, सब चीज़ हम बात करेंगे। तो प्रतीक जी, पहले तो एक आपका परिचय दीजिए और आपकी जो यात्रा रही, आपका जो सफ़र रहा है बचपन से लेके डॉक्टर बनने तक, और आपने क्यों इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट बनने का सोचा, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ दिव्यांग चैनल का, जिसने मुझे इंटरव्यू देने के लिए आज मौका दिया। सबसे पहले मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक़ था। मेरे ग्रैंडफादर को भी काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, और बचपन से मेरे ग्रैंडफादर मुझे डॉक्टर से मिलवाते थे, तो वहाँ से इंटरेस्ट चालू हुआ डॉक्टर बनने का। मेरा MBBS का एडमिशन 2005 में हुआ। भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज जो महाराष्ट्र में है, सांगली सिटी में, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। 2011 में मैंने MBBS कंप्लीट किया। MBBS कंप्लीट करने के टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे मेडिसिन करना है। मैंने 2012 में सूरत की एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है वेनस हॉस्पिटल, जो पहले अशक्त आश्रम हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ से मैंने अपना मेडिसिन कंप्लीट किया। जब भी मेरा मेडिसिन का ट्रेनिंग चालू था, वो टाइम पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता था, और मैंने देखा मेडिसिन की सारी स्पेशलिटी में सुपर स्पेशलाइजेशन आ चुका था। इन्फेक्शन में तभी आया था वो मुझे पता नहीं था। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर अतुल पटेल है, जो अहमदाबाद के फेमस इन्फेक्शस डिसीज़ कंसल्टेंट है, जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, उनका मैंने एक बार लेक्चर सुना, जो उसका लेक्चर सूरत में हुआ था। वो लेक्चर इतना पावरफुल और इतना इम्प्रेसिव था, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन्फेक्शस डिसीज़ में आगे ट्रेनिंग लेना है। और मेरे ट्रेनिंग में भी मैंने काफ़ी नोटिस किया कि इन्फेक्शंस के बहुत सारे पेशेंट्स हैं और इसके कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे टाउन में नहीं थे। फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया तो पता चला एक डॉक्टर राजीव सोमन, जो हिंदुजा हॉस्पिटल में लीडिंग इन्फेक्शस डिसीज़ फिजिशियन है, उनका नाम मैंने सुना। उनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े, और मैंने काफ़ी लोगों से भी उनका नाम सुना था कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ID कंसल्टेंट इन इंडिया। तभी मुझे इंटरेस्ट और बढ़ा, और मुझे स्पेशली उसके डॉक्टर राजीव सोमन सर के अंडर में ट्रेनिंग करने का एक इंटरेस्ट था। वो टाइम पे नेशनल बोर्ड की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, जो DNB बोर्ड बोलते हैं, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया और मेरा ऑल इंडिया में 7th रैंक आया। क्या बात। और बट प्रॉब्लम ये था कि पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही सीट थी इन्फेक्शंस की। 2 सीट हिंदुजा हॉस्पिटल में थी और 2 सीट अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल में थी। तो वो टाइम पे थोड़ा डाउट हुआ मुझे कि शायद मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, बट आई वॉज रेडी फॉर सेकंड ट्राई। अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं सेकंड ट्राई भी देने वाला था, बट मेरा लक फैक्टर अच्छा बोलो या फिर मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग है, मेरे ग्रैंडफादर के ब्लेसिंग है, वो दिन काउंसलिंग में सिर्फ 4 ही लोग आए थे, और लकीली वो दिन पे मेरा रैंक 3 हो गया था जिस हिसाब से लोग आए थे, और मुझे हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया। मेरा जो ड्रीम था कि मैं डॉक्टर राजीव सोमन सर के अंडर में काम करूं, वो भी फुलफिल हो गया। हिंदुजा हॉस्पिटल में मेरा ट्रेनिंग 2 साल का था, और ये 2 साल के ट्रेनिंग में वहाँ पे एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर कैमिला रॉड्रिक्स, और वहाँ पे एक एसोसिएट डॉक्टर थे जिसका नाम है डॉक्टर आयशा सोनावाला। उन लोगों से भी काफ़ी मुझे सीखने मिला। वहाँ पे और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अंजलि शेट्टी। तो ओवरऑल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शस डिसीज़ का वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग मिला, एंड मैं अपने आप को एकदम लकी मानता हूँ कि मुझे इतनी अच्छे हॉस्पिटल में इतने अच्छे डॉक्टर्स के बीच में सीखने को मिला। और बाद में मैं अभी रिसेंटली सूरत में आया हूँ, और मेरा प्लानिंग है कि मैं जो भी सीखा हूँ मेरी कॉलेज से, जो भी सीखा हूँ मेरे टीचर से, वही
यहाँ के पेशेंट्स को मैं सेवा या फिर प्रैक्टिस कर सकूं। सर बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से बताया कि आपकी जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, वो कितनी सफल रही है और क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो इन्फेक्शन स्पेशलिटी की बात करते हैं, तो इन्फेक्शन स्पेशलिटी जो जिसमें आप अभी माहिरी है आपकी, तो एक्चुअली क्या है इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट, वो थोड़ा दर्शकों को बताए तो उनको ये समझ में है कि इन्फेक्शन जो है उसके जो स्पेशलिस्ट है आप, तो वो आप करते क्या और कैसे करते हो। सबसे पहले मैं इन्फेक्शन के बारे में बताऊँ। इन्फेक्शन होता क्या है? अपने आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। वो अपने बॉडी में कैसे भी करके एंटर होते हैं, आइदर सांस लेने से एंटर होते हैं, या खाने पीने से एंटर होते हैं, या फिर चमड़ी के रूट से भी एंटर हो सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल लोगों को इन्फेक्शंस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास होती है एक इम्यूनिटी, जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति बोलती है, जो फाइटिंग सिस्टम है। वो रोग प्रतिकारक शक्ति ये इन्फेक्शन को कम करती है। बट काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनको अगर इम्यून सिस्टम कम है, जिसको बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है, उनको ये इन्फेक्शन लग सकता है। हमारी स्पेशलिटी में हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो है बुखार। तो बुखार देखने जाए तो बहुत सारे सिंपल कॉज होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शंस है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इवन इन्फ्लुएंजा है। लेकिन काफ़ी बुखार के केसेस ऐसे होते हैं जिसका डायग्नोसिस नहीं मिलता। बहुत सारे रिपोर्ट करने के बाद भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। बुखार के लिए हम चाहे तो बहुत सारी टेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी फिजिशियन के पास बुखार का केस आता है और 1 महीने से ऊपर हो गया और अगर बुखार का केस नहीं मिलता है, तो वो हमें रेफ़र करते हैं। तो तभी वो वाले केस में हमारा एक्चुअल रोल आता है कि बुखार का डायग्नोसिस क्या है। सेकंड थिंग जो कॉमन अपने इन्फेक्शंस है अपने गुजरात स्टेट या फिर ऑल ओवर जो इंडियन काफ़ी सारे रीजन में कॉमन इन्फेक्शन है, उसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आते हैं। जब भी ये इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, तभी एक्चुअल में हमारा रोल आता है कि हम इसमें एडिशनली क्या कर सकते हैं। फिर जो कॉमन बीमारी है जो इंडिया का 2nd नंबर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बीमारी है HIV, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स की बीमारी करता है। उसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है और उनको बाहर के इन्फेक्शन जल्दी लगते हैं। तो HIV के बीमारी के हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे काफ़ी टाइम आप लोगों ने भी सुना होगा, ब्रेन का इन्फेक्शन है, हार्ट का इन्फेक्शन है, लंग्स के इन्फेक्शन है, इवन किडनी के इन्फेक्शन है, हड्डियों के इन्फेक्शंस है। तो एनी डीपर ऑर्गन के इन्फेक्शंस होते हैं तभी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। फिर जो चीज़ आता है जो आजकल बहुत कॉमन होता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। अभी ये सारे ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या होता है कि इन लोगों को जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के लिए उनको इम्यूनो सप्रेशन देते हैं। तो ये जो इम्यूनो सप्रेशन है वो भी इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं और उनको भी जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है। तो इन लोगों को कैसे इन्फेक्शन ना लगे और इन फ्यूचर में अगर इन्फेक्शन लगा तो कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं, इन सब चीज़ों में हमारा रोल आता है। फिर जो कॉमन चीज़ आती है वो एक काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जो हेमेटोलॉजिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जो स्पेशली कैंसर्स होता है, ब्लड कैंसर। तो उसमें भी इन्फेक्शन ना होने के लिए कौन सी दवाई दे सकते हैं और अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सब चीज़ में हमारा एक्सपर्टीज़ आता है। उसके बाद मेरा एक्चुअल में जो गोल है वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या है कि इन्फेक्शन एज अ बीइंग हेल्दी पीपल हमें कंटिन्यूसली वरी होता है कि हमें बाहर का इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला रोल आता है इम्यूनाइजेशन का, जो बोलते हैं एडल्ट इम्यूनाइजेशन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को भी इम्यूनाइजेशन, जो टीका लगाते हैं, रसीकरण बोलते हैं, ऐसे एडल्ट्स को भी काफ़ी इन्फेक्शंस के बचने के लिए ऐसे वैक्सीन्स और टीके लगाने पड़ते हैं। दूसरा मेरा रोल आता है जो बोलते हैं ट्रैवल मेडिसिन। ये ट्रैवल मेडिसिन का कंसेप्ट इंडिया के लिए एकदम नया है। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडियन कंट्री, फॉरेन कंट्री में ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जांपल कोई कपल प्लान कर रहा है कि उनको साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है या फिर रशिया है, वहाँ पे ट्रैवल करना है।
तो एक्चुअल में ट्रैवल करने से पहले उनको कौन कौन से टीके लगाने हैं, उनको कौन कौन से एंटीबायोटिक साथ में लेके जानी है, उनको कौन कौन सी दवाई साथ में लेके जानी है, वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे कौन कौन सी बीमारी चल रही है अभी और उनको कैसे प्रिवेंट कर सके, वो सब कंसेप्ट आता है ट्रैवल मेडिसिन में। तो वो भी स्पेशलिटी हमारे अंडर में आती है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर जो भी इन्फेक्शंस है वो कॉमन है, बट इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, ट्रीटमेंट अपडेट्स आते हैं। तो बेसिकली ये सारे इन्फेक्शंस को मैं ट्रीट करता हूँ। सर एक बात, जैसे इन्फेक्शन की बात चली है तो आम आदमी जो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है वो है एक कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। यस। तो आदत के हिसाब से जनरली जैसे किसी को कोल्ड हो गया तो कोई पैरासीटामोल ले लेता है, यस। वो अपने आप ही कोई एंटीबायोटिक ले लेता है। Yes. तो ये क्या सही है कि ऐसे लेना चाहिए या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए, और तो लेना चाहिए तो क्या लेना चाहिए? ओके आपने एकदम बहुत ही अच्छा सवाल मुझे पूछा है और ये सवाल का मैं आराम से आंसर करने का ट्राई करता हूँ। ये जो कॉमन कोल्ड है, जो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, जिसको काफ़ी लोगों को URTI होता है, गले का इन्फेक्शंस होता है, ये इन्फेक्शन को कॉमनली देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शंस कॉमन होता है। लिटरेचर में ऐसा बोलते हैं कि 90% से ज़्यादा ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज़ ने एंटीबायोटिक लिया और उससे इम्प्रूव हो गया तो वो याद रखेगा कि मुझे ये एंटीबायोटिक से अच्छा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो डॉक्टर को बताने से पहले ही वो एंटीबायोटिक ट्राई कर लेगा। ये आम स्वभाव है। अभी प्रॉब्लम क्या है एंटीबायोटिक लेने का कि एक्चुअल में वायरल इन्फेक्शंस है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। दूसरा चीज़, एंटीबायोटिक भी कॉस्टली होती है तो पेशेंट का कॉस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ कि एंटीबायोटिक का यूसेज से वो हमारा टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि एंटीबायोटिक फ्यूचर में काम करना बंद कर देती है। तो ये वाइड जो लोगों के आदत है जो एंटीबायोटिक लेने का, वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास अभी बहुत कम एंटीबायोटिक बची है जो एक्चुअल में काम करती है। सेकंड थिंग कि अगर आपको कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर या कुछ भी बुखार आता है तो वो वाले केस में आप सिंपल पैरासीटामोल जो टेबलेट्स आती है वो आप ले सकते हो। और मैं प्रीफर करता हूँ कि ओवर काउंटर ड्रग हम डायरेक्टली फार्मासिस्ट को जाके उनको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमें कोई मेडिसिन दो। आप बेटर है आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स है, आपके जो फैमिली फिजिशियन हैं या फिर इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको मिलके आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये इन्फेक्शन के लिए मैं क्या दवाई ले सकता हूँ। तो एंटीबायोटिक लेना ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इनसे बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और इन फ्यूचर में हमारे पास बहुत कम ड्रग्स बचेगी जिसके लिए हम यूज़ कर पाएंगे। दर्शकों, डॉक्टर प्रतीक सावज ने जो बताया ये बड़ी समझने वाली चीज़ है कि हम जो आम आदमी का स्वभाव है वो कुछ भी खा लेते हैं दवाई बिना सोचे समझे, तो उसके ऊपर ध्यान दे के फिजिशियन से कंसल्ट करके फिर ही दवाई लेनी चाहिए। नहीं तो आगे जाके आपको जो इन्फेक्शन आपको अगर बार बार होता है तो वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो आपको वो ड्रग का फ़ायदा ना हो। बिल्कुल। तो एकदम जो भी करें तो डॉक्टरों की राय लेके ही करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शन में। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होता है उसके अंदर जब इन्फेक्शन आ जाता है, तो आपने जैसे बताया कि ड्रग दिया जाता है इम्यूनो सप्रेशन के लिए। तो उसके बाद क्या इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है, तो और उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डॉक्टर की तरफ से, अस्पताल की तरफ से और पेशेंट की तरफ से। बिल्कुल। ये जो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन है वो एक एज प्रेजेंट जो भी ऑपरेटिव सर्जन है उसके लिए बहुत बड़ी वरी है। एज ए इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट मेरे लिए भी बहुत बड़ी वरी है और पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा वरी है। उसके बहुत सारे रीज़न्स है जिससे ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें सबसे पहला कॉमन रीज़न है कि ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं हुआ तो उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है। शुगर का मेनली प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ऐसा काफ़ी सारे ट्रायल्स हुए हैं, काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं, उसमें ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग टाइम पे दवाई नहीं लेते हैं, 50% से ज़्यादा लोगों का डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं है। तो इसकी वजह से पेशेंट को कभी भी इन फ्यूचर में ऑपरेशन होता है तो वो जगह पे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है।
एज सच डायबिटीज़ से भी इन्फेक्शन बढ़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर शुगर बढ़ता है तो अपने बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत सारे लेयर है। जो सबसे पहला लेयर है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे पहला सोल्जर्स है हमारी बॉडी के। तो शुगर है वो न्यूट्रोफिल का डिसफंक्शंस करते हैं, न्यूट्रोफिल काम करना कम कर देते हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट तो वैसे ही प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। तो मैं जितने भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट हूँ उनको इतना अर्ज करता हूँ कि आपके जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको एटलीस्ट रेगुलरली 1 मंथली या फिर 3 मंथली मिलके आपका शुगर का लेवल चेक करके, आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि भूखे पेट के आपका शुगर 126 और खाने के बाद का शुगर एटलीस्ट 180 या 200 के नीचे होना चाहिए। ये आपको लॉन्ग रन में बहुत सारे फ़ायदे करेगा। डायबिटीज़ एज सच मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मैं सारे पेशेंट को अर्ज करता हूँ कि आप डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। आपका शुगर एटलीस्ट इधर दवाई से या इंसुलिन से कंट्रोल होना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल हुआ तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट का इन्फेक्शन होने का चांस एकदम कम हो जाता है। दूसरा, जो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का रीज़न जो होता है वो होता है हमारी सर्जिकल साइड से कभी भी कंटामिनेशन हो गया। लेकिन आज के ज़माने में इतना एंटीसेप्टिक अच्छे अवेलेबल है और सेफ प्रोसीजर होता है और आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, तो वैसे इन्फेक्शन होने का चांस हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के साइड से बहुत ही कम हो चुका है। अभी सारे हॉस्पिटल्स में वेरियस इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ भी आ चुकी है। मैं सूरत के काफ़ी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का हेड भी हूँ और हम लोग कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन कैसे कम होना चाहिए, और हमारी साइड से पूरी कोशिश यही रहती है कि इन्फेक्शन कैसे कम होए। सेकंड थिंग है आफ्टर डिस्चार्ज, जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है ऑपरेशन के बाद, तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि जो साइड पे वहाँ पे अगर प्रॉपर हाइजीनिसिटी मेंटेन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने गलती से टच कर दिया और अगर पेशेंट घर पे ड्रेसिंग करता है तो प्रॉपर एसेप्टिक मेथड से ड्रेसिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे इन्फेक्शन लग सकता है। दूसरा चीज़ वो जो डायबिटीज़ के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जो घर पे जाते हैं तभी भी उनका शुगर कंट्रोल नॉर्मल होना चाहिए और उनका जो डाइट फैक्टर है उसमें भी हाई शुगर डाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मल हीलिंग बोलते हैं, जो टाँके जुड़ने का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। उसमें एक फैक्टर ऐसा भी है कि अगर शुगर कंट्रोल अच्छा हुआ तो वो टाँके जल्दी से जुड़ जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर। और दूसरा चीज़, जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है, पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक, तो एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन उनको वो एंटीबायोटिक वो ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। पेशेंट को अपने आप कभी भी एंटीबायोटिक बंद नहीं करना चाहिए। वहाँ पे दूसरा चीज़, बात करने जाते हैं तभी नॉर्मल पानी है, कोई भी डस्ट है वहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स अगर ध्यान में रखा जाए तो ऑपरेशन के बाद के इन्फेक्शंस काफ़ी कम हो सकते हैं। इन्फेक्शन की बात अस्पताल में करें तो एक पेशेंट जब एडमिट होता है वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है और फिर वापस आईसीयू में जाता है और एक रूम में जाता है। तो ये 3 का प्रोसीजर होता है। राइट। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं और लेने चाहिए अस्पताल को और लेते भी हैं, वो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे आप इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट कैसे करते हो, ओटी को, आईसीयू को, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, तो थोड़ा दर्शकों को समझा, क्योंकि ये वो जानते नहीं हैं। तो इनको ये समझने वाली बात है कि भी अस्पताल में जो इन्फेक्शन जो होता है उसको डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं उस एरिया को जहाँ पे पेशेंट एक्सपोज्ड होता है। जी, तो थोड़ा सा आप बताइए उनको। बिल्कुल। इसमें 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। पहले तो ऑपरेशन से पहले का, फिर ड्यूरिंग द ऑपरेशन और आफ्टर द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से पहले एक तो हम शुगर देखते हैं पेशेंट का कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए। ऑपरेशन से पहले जो भी पार्ट का हम ऑपरेशन करेंगे वो पार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं। जो प्रिपरेशन बोलते हैं उसमें आता है एक शेविंग, कि जो पार्ट के हेयर है वो हेयर हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हेयर में काफ़ी टाइम इन्फेक्शन नाइडस होता है जो लेटर ऑन इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा चीज़ हम बोलते हैं पेंटिंग एंड ड्रेपिंग, तो वो पार्ट को हम क्लीन करते हैं ऑपरेशन से पहले। वो हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है जो लोकल एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो वो हम केमिकल लगा के वो पार्ट को डिसइंफेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो एरिया में ऑपरेशन होता है वो एरिया में हम लोग प्रीफर करते हैं कि वो एरिया की जो एयर है, अंदर की हवा है, वो एकदम प्योर होनी चाहिए। इसके लिए हेपा फिल्टर्स करके अवेलेबल होता है जो एयर को प्यूरीफाई रखते हैं।
जब भी कोई जो भी सर्जन है या फिर जो भी सर्जिकल असिस्टेंट है वो भी पूरा अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, गाउन पहनते हैं। ये चीज़ पहनना क्यों? क्योंकि हमारे अगर सर्जन के नोज से भी इन्फेक्शन जा सकता है, सर्जन के हेयर से भी इन्फेक्शन लग सकता है, तो हमारी साइड से हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं ऑपरेशन के दरमियान कि उनको इन्फेक्शन ना लगे। दूसरा चीज़, हम ऑपरेशन से पहले एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक देने का रीज़न वही है कि जब भी आपका ऑपरेशन होता है वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक होना चाहिए। तो एक्सीडेंटली कोई इन्फेक्शन बाई चांस अंदर गया तो वो एंटीबायोटिक उसको कवर कर लेगा। थर्ड चीज़ जो है, आफ्टर ऑपरेशन अगेन शुगर कंट्रोल, उनका लोकल ड्रेसिंग करते हैं हम, प्रॉपर एसेप्टिक मेथड से ड्रेसिंग करते हैं, नए ग्लव्स यूज़ करके वहाँ पे स्टराइल फ्लूइड से हम क्लीन करते हैं। और ऑपरेशन के बाद हम डेली देखते हैं कि लोकल साइट पे जो साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है, कि वहाँ पे रेडनेस है, कुछ पस आ रहा है क्या, पेशेंट को बुखार है क्या, तो वो सारी साइन भी हम देखते हैं। तो हमारी साइड से हम काफ़ी सारे स्टेप्स लेते हैं। हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हिसाब से हम फॉलो करते हैं। अगर वो हमने फॉलो किया तो हमारी साइड से इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल 0% हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने समझा। थोड़ा सा इसमें और मैं समझना चाहूँगा और दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो आपने पेशेंट ओरिएंटेड बात की, डॉक्टर ओरिएंटेड बात की, मैं बात कर रहा हूँ कि आईसीयू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है कहीं भी लग सकती है और कहीं भी फैल सकती है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हो? जैसे ओटी हुआ, तो ओटी को कैसे आप डिसइंफेक्ट करते हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को? और आप उससे जो टूल्स और एड्स जो यूज़ करते हो उसको स्टराइल कैसे करते हो? और आईसीयू के अंदर जो इतना बड़ा एरिया होता है, वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं फैला हुआ होता है, कोई भी पोर्शन में होता है, तो वो कैसे आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे इन्फेक्शन है या डिसइंफेक्टेड है? ओके, सबसे पहले मैं आईसीयू की बात करता हूँ। आईसीयू में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन है जो दूसरे पेशेंट को फैला सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, फिर दूसरा इन्फेक्शन है जो चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन ऐसा है कि जल्दी एक दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकता है। तो हमारा गोल ऐसा ही है कि वो पेशेंट आया तो वो पेशेंट कोई दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, तो हम वो पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। तो हमारे पास होता है एक आइसोलेशन रूम। आइसोलेशन रूम ऐसा होता है कि वो पेशेंट को सिर्फ वही रूम में रखेंगे जब तक वो पेशेंट डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि नाउ ही इज़ नो मोर इन्फेक्टिव। उसके बाद ही हम लोग पेशेंट को दूसरे पेशेंट के साथ मिक्स करते हैं। ये एक मेथड है इन्फेक्शन कंट्रोल का। दूसरा मेथड जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर्स। तो जब भी हम आईसीयू में केयर करते हैं कोई पेशेंट्स का, तो हम ऐसे हमारे जो स्टाफ है जिसको इन्फेक्शन है, हम उसको एंट्री नहीं देते आईसीयू में, क्योंकि अगर हमारे स्टाफ को इन्फेक्शन हुआ तो वो पेशेंट को भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारी साइड से वो प्रिवेंट करने के लिए जो भी कोई बीमार है जिनको वायरल इन्फेक्शन है उसको हम ड्यूटी पे ऑफ देते हैं वो टाइम पे। थर्ड थिंग है जो बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव बैरियर। तो प्रोटेक्टिव बैरियर में हम पेशेंट का जब भी केयर करते हैं तभी ग्लव्स, मास्क एंड कैप यूज़ करके उनका केयर करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो मैं काफ़ी हॉस्पिटल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, वो होता है हैंड वॉशिंग। कि जब भी कोई पेशेंट का कोई सिस्टर या कोई डॉक्टर केयर करता है, उसके बाद कोई दूसरे पेशेंट को अगर एग्जामिन करने जाता है तो वो टाइम पे उनको हैंड वॉश करना है। इधर वो सोप से हैंड वॉश करेंगे या फिर जो पेशेंट के बेड साइड एक स्टेरिलियम पिंक या ब्लू कलर का बोतल होता है वो हाथ में लेके उनसे क्लीन करेंगे। तो बाई चांस हमने कोई पेशेंट के टच किया और उनके ऑर्गेनिज्म हाथ पे आ गए तो हम उनको वॉश कर सकते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन कोई दूसरे पेशेंट को नहीं लगना चाहिए। तो ये जो बेसिक मेजर्स है जो ये आईसीयू के हैं। दूसरा चीज़ है कि आईसीयू को हम क्लीन कैसे रखते हैं। तो दो मेथड है। एक तो जो फ्लोर क्लीनिंग होता है, तो हमारे पास ऐसे काफ़ी केमिकल्स अवेलेबल है कि फ्लोर पे अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो वो एक केमिकल मेथड से हम फ्लोर का डेली 2 से 3 बार क्लीनिंग होता है। अगर कोई पेशेंट कोई बेड पे लंबे टाइम पे था और पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया, रूम में शिफ्ट हो गया, अगर घर पे शिफ्ट हो गया, तो हम वो बेड को भी हमारे पास जो केमिकल्स अवेलेबल है उनसे पूरा क्लीन करते हैं। पेशेंट्स का हम ट्राई करते हैं कि डेली और एटलीस्ट अल्टरनेट डे उनका बेड शीट और उनका जो भी चीज़ उनके लिए रिक्वायरमेंट है वो चेंज करते हैं। दूसरा एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं CSSD डिपार्टमेंट। वो सेंट्रल स्टराइल एंड स्टरिलाइजेशन डिपार्टमेंट है। तो उनमें हम जो भी पेशेंट्स के
कंटामिनेटेड कपड़े आते, पेशेंट्स के कपड़े है, पेशेंट्स का बेडशीट है, पेशेंट के ड्रेसिंग का जो सामान है, वो सामान हमारे पास एक हाईली स्टरीलाइज डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट में उनका काफ़ी सारे लेयर्स में स्टरीलाइजेशन होता है कि वो कपड़ा हम अगर रीयूज़ कर रहे हैं तो वो पूरा डिपार्टमेंट में पूरे स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस होके आएगा, फिर वो कपड़ा पेशेंट के लिए यूज़फुल होगा। जब भी वो कपड़ा डिपार्टमेंट से बाहर आएगा तभी वो जो कपड़ा है या कोई भी ड्रेसिंग का सामान है वो पूरा क्लीन हो जाएगा, वो उस पे ऊपर जो भी इन्फेक्शंस थे वो सारे निकल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में एक CSSD डिपार्टमेंट होता है जो कंटिन्यूसली ध्यान रखता है कि एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को नहीं होना चाहिए, और जो भी क्लॉथ्स है, जो भी कपड़े हैं, जो भी लिनन मटेरियल है, वो सारा CSSD डिपार्टमेंट से क्लीन होके आएगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि ऑपरेशन थिएटर में हम क्या करते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में हम कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट होता है वो उसके बाद जो भी मटेरियल है, जैसे कोई पस रिमूव किया या फिर जो भी ड्रेसिंग के बाद का जो भी सामान है, उन सब सामान को हम SMC थ्रू उनका जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे सबमिट करते हैं, तो वो पूरा डिसइंफेक्शन होता है। ऑपरेशन होने के बाद पूरा ऑपरेशन थिएटर क्लीन होता है, खास करके पेशेंट्स का बेड है, जो भी ड्रेप्स है, जो भी सामान यूज़ हुआ है वो CSSD डिपार्टमेंट में स्टरीलाइज होता है। HEPA फिल्टर से कंटिन्यूसली एयर भी फिल्टर होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो डिसइंफेक्शन, ये हमारा मेथड्स है हॉस्पिटल के लिए। बहुत अच्छी बात करी आपने। तो दर्शकों को समझ में आता है कि एक अस्पताल में क्या क्या प्रावधान किए हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो आजकल काफ़ी वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं। yes. जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ऐसे yes. काफ़ी सारे वैक्सीन्स दिए जाते yes. हैं। yes. एक तो दर्शकों को ये समझाइए कि कब ये वैक्सीन्स लेनी चाहिए, किस उम्र में लेनी चाहिए, कितने वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और कितने वैक्सीन्स आगे बनने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। और एक बात और भी मैं पूछूंगा इसी सवाल के साथ में कि वैक्सीन लेने के बाद भी ऐसे कई केस बनते हैं कि चिकन पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो ये वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी पे क्वेश्चन मार्क रखता है कि एक्चुअली क्या है। बिल्कुल, आपने एकदम सही सवाल पूछा। सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बात करता हूँ। तो जब भी हम सुनते हैं वैक्सीनेशन तो हमारे दिमाग में पहले ऐसा ही आता है कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही अवेलेबल है, ये वैक्सीनेशन सिर्फ पीडियाट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल ही प्रैक्टिस करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन हम लोगों एज ए एडल्ट और एल्डरली लोगों को सबको लेना चाहिए। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट मुझे सबसे पहला हिंदुजा हॉस्पिटल से पता चला। वहाँ पे हमारी एवरी वीकली एक OPD थी जिसको हम इम्यूनाइजेशन क्लिनिक बोलते थे। एवरी सैटरडे हम लोग इम्यूनाइजेशन क्लिनिक प्रैक्टिस करते थे। तो जो लोग स्पेशली आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं, जो लोगों को कोई स्पेसिफिक बीमारी है और उनको फ्यूचर में ऐसे ड्रग्स मिलने वाले हैं जिसके उनका इम्यूनिटी कम होता है, या फिर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद उनको इन्फेक्शन ना लगे, उसके लिए कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो ऐसा हमारा एक डेडिकेटेड इम्यूनाइजेशन क्लिनिक था। एक कंसेप्ट वहाँ से मिला। रिसेंटली मैं यूनाइटेड स्टेट्स में गया था, तभी मेरा एक इन्फेक्शियस डिसीज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वहाँ पे मैं वेन स्टेट यूनिवर्सिटी जो डेट्रॉइट सिटी और मिशिगन स्टेट में आता है, वहाँ पे मैंने देखा कि अमेरिकन पीपल और वहाँ पे डॉक्टर्स है वो वैक्सीनेशन को काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मेरा एक पेपर था जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको ID वीक बोलते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो वो कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि लोग काफ़ी सारा रिसर्च कर रहे हैं अभी वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ है जिनसे हम कॉमन इन्फेक्शंस के खिलाफ बच सकते हैं। अभी मैं बीमारी की बात करता हूँ तो इन्फ्लुएंज़ा है, तो ये सारे हिस्ट्री में सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंज़ा से काफ़ी पेशेंट का डेथ हुआ है। तो देखने जाए तो इन्फ्लुएंज़ा बीमारी इतनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली स्वाइन फ्लू। हम स्वाइन फ्लू का नाम सुनते हैं तो डर लगता है, बट एक्चुअल में स्वाइन फ्लू इज़ अ इन्फ्लुएंज़ा। बट हम स्वाइन फ्लू से ही डरते हैं, इन्फ्लुएंज़ा से नहीं डरते। बट इन्फ्लुएंज़ा इज़ स्वाइन फ्लू और इतना कॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी को हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन अपने मार्केट में अवेलेबल है और मैं एज ए इन्फेक्शियस डिसीज़ फिजिशियन, मेरा यही गोल है कि
सोसाइटी में इन्फेक्शंस बहुत ही कम होना चाहिए और वैक्सीनेशन का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बात हो गई है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। दूसरी बीमारी ऐसी है कि जो बहुत कॉमन है, आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा टाइफाइड की बीमारी। बहुत लोगों को टाइफाइड होता है। अभी टाइफाइड आता कहाँ से है? कॉमनली जब लोग बाहर का खाते हैं, स्पेशली पानी पूरी खाते हैं, भेल खाते हैं, और आउटसाइड एनी स्ट्रीट फूड का जब भी खाना खाते हैं तभी उनको टाइफाइड की बीमारी होती है, जो ख़राब पानी और ख़राब खाने से आती है। ये टाइफाइड की बीमारी भी इतनी सीरियस है, काफ़ी टाइम पेशेंट्स को इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। टाइफाइड की बीमारी को डायग्नोस करने में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है और उनका जो बुखार है वो काफ़ी टाइम के बाद जाता है। तो ये टाइफाइड की बीमारी के लिए हमारे पास इतनी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है जो आपको 3 साल में एक बार लेनी है और इनसे आपका इन्फेक्शन होने का चांस एकदम कम हो जाएगा। तो ये वैक्सीन में ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया टाइफाइड वैक्सीन का। फिर दूसरी वैक्सीन की बात करूँ तो उसमें एक है हेपेटाइटिस बी, जिसको हम बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं जेरी कमड़ो, और अगर हिंदी में बोलूँ तो जो लकवी बोलते हैं उसको। तो ये बीमारी से पीलिया होता है, बेसिकली पीलिया बोलते हैं हिंदी में। तो ये बीमारी जॉन्डिस, यस। तो ये बीमारी इतनी सीरियस है कि हेपेटाइटिस बी अगर पेशेंट्स को होता है तो उसका लीवर धीरे धीरे ख़राब होता है। पेशेंट को फ्यूचर में लीवर का कैंसर हो सकता है, लीवर की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये वैक्सीन का कॉस्ट देखने जाए तो हार्डली 40 या 50 रुपये का वैक्सीन आता है। बट हमारे पास एक्चुअली कल्चर ऐसा नहीं है, कि हमारे पास ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि हम वैक्सीन को एक्सेप्ट कर पाए। वैक्सीन का प्रैक्टिस मुझे पता है कि इन फ्यूचर में होने वाला है, बट मैं अभी से रिकमेंड करता हूँ सबको कि आपको एक बार इन्फेक्शियस डिसीज़ डॉक्टर या अपने फैमिली फिजिशियन, अपने डॉक्टर को मिलकर पूछना चाहिए कि मुझे कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन हेल्दी लोग भी ले सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लिया है, मैंने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लिया है, मैंने टाइफाइड का वैक्सीन लिया है। फिर एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डिप्थेरिया पर्टूसिस। तो डिप्थेरिया पर्टूसिस में काफ़ी टाइम को पेशेंट को कफ रहता है, ऑलमोस्ट महीनों तक कफ रहता है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो ये बीमारी अपने सोसाइटी में बहुत कॉमन है। लकीली हमारे पास ये सारी बीमारी को टैकल करने के लिए बहुत सारी अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है, फिर भी वैक्सीन का यूजेज नहीं होता है। ये वैक्सीन अभी दूसरा क्वेश्चन ये कॉमनली आता है कि वैक्सीन लिया तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं इतना बता सकता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो सेफ़ है। इवन आपने सिंपल पैरासीटामोल लिया जो बुखार के लिए लेते हैं, वो दवाई से भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। वैक्सीन मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि दुनिया में सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है तो वो वैक्सीन है। अभी वैक्सीन सेफ़ क्यों है? क्योंकि उनको बनने में बहुत सारा प्रोसेस लगता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को काफ़ी सारे ट्रायल्स और काफ़ी सारे पैरामीटर्स के थ्रू पास होना पड़ता है। अगर वो पास होता है तो भी उनको अप्रूवल मिलता है। दूसरा चीज़, वैक्सीन हेल्दी लोग लेते हैं। अगर वैक्सीन से कुछ प्रॉब्लम होता है तो वैक्सीन जो बनाने वाली कंपनी है उसका फ्यूचर एकदम ख़राब हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ट्राई करते हैं कि उनका वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और सबसे ज़्यादा सेफ़ हो। तो जो इंटरनेशनल कमेटी है उसमें है CDC, जो अमेरिकन कंपनी है, तो वो सब चेक करती है कि वैक्सीन के स्टैंडर्ड कैसे है, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, उनमें कोई फॉल्ट नहीं है। वैक्सीन ऑलमोस्ट बोलूँ तो काफ़ी सारी बीमारी के लिए अवेलेबल है, जिसमें चिकन पॉक्स है, जिसमें हर्पीस जोस्टर है, जिसमें HPV। अभी दूसरा एक वैक्सीन, अगर HPV का नाम याद आया तो मैं HPV वैक्सीन के बारे में बता दूं कि HPV वैक्सीन अगर 11 साल से 26 साल की लड़कियों ने शादी से पहले वैक्सीन लिया तो फ्यूचर में उनको जो गर्भाशय है, जो यूटेरस है, जहाँ पे कैंसर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर है, वो कभी नहीं होगा। ऐसी इतनी इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है कि फ्यूचर में वो लड़की को कभी कैंसर नहीं होगा, जेनाइटल कैंसर नहीं होगा। तो वो वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो वैक्सीन बिल्कुल लेना चाहिए। वैक्सीन से काफ़ी सारी बीमारी के सामने हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली है, उनको हम हेल्दी रख पाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके परिवार को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं ये सबको अर्ज और रिकमेंडेशन करता हूँ कि सबको वैक्सीन लेना चाहिए। दर्शकों, वैक्सीन की
क्या महत्वता है वो डॉक्टर प्रतीक ने आज आपको समझाया। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के, एक लंबी उम्र जीने के लिए वैक्सीन पे जोर दीजिए, वैक्सीन लेना कितना आवश्यक है उन्होंने बताया। एक इसी सवाल से, एक इन्फेक्शन से जो जुड़ी हुई एक सवाल है कि वैक्सीन लेने के बावजूद ऐसे स्पोरेडिक केसेस होते हैं कि रीअकर होता है वही चीज़, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, ऐसा, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। वैक्सीन अगर प्रॉपर शेड्यूल में नहीं लिया, काफ़ी वैक्सीन ऐसे होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जिसमें 3 डोज लेने पड़ते हैं। एक डोज आज लिया, दूसरा डोज 1 महीने के बाद और तीसरा डोज 6 महीने के बाद। अगर वो डोज कंप्लीट नहीं किया तो डेफिनेटली वो इम्प्रॉपर डोजिंग होगा और फ्यूचर में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ कि मैं कोई ऐसा एश्योरिटी नहीं है कि आपने वैक्सीन लिया और उसके बाद आपको इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारी वैक्सीन की अपनी अपनी लिमिट्स है। मैं जैसे बोलूँ कि स्वाइन फ्लू का वैक्सीन का एफिकेसी ऑलमोस्ट 60% 70% है, तो 60 और 70% चांस है कि आपको नहीं होगा, 30% चांस है आपको हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद, तो वैक्सीनेशन क्यों ले? तो फ्रेंड्स, मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने वैक्सीन लिया और अगर आपको वो बीमारी हुई तो वो बीमारी इतनी सीरियस नहीं होगी, और वो बीमारी इतनी सीरियस नहीं होगी कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। और दूसरा चीज़ कि अगर वैक्सीनेशन का स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, हमारी साइड से कोई गलती है, तो भी इन फ्यूचर में वो वैक्सीन लेने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। बट वैक्सीन लेने हमारे साइड से कभी स्टोरेज में प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली हम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मॉनिटर करके सारे वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं। तो मैं वही रिकमेंडेशन करता हूँ कि थोड़ा चांस हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद, बट स्टिल हम सबको वैक्सीन लेना चाहिए टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। वो वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा आपको। डॉक्टर प्रतीक ने वैक्सीन लेने के बाद ये प्रॉब्लम जो आता है उसके बारे में सही बताया कि डोसेज जो है और जो पीरियड जो इंटरवल में लेनी चाहिए वो प्रॉपरली उसको मेथड को फॉलो करेंगे तो ये दिक्कत कम आएगी आप में। इन्फेक्शन जनरली एयरबोर्न होता है, वाटरबोर्न होता है, या किसी के संपर्क में आप आते हो जो इन्फेक्टेड हो तभी होता है। यस। तो ये आम जिंदगी में जैसे लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो ऐसे फिट है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी सर्कमस्टेंस में आके या तो हवा पानी या किसी के संपर्क में आए, जैसे खास करके वो स्किन डिजीज़ हो या किसी को फ्लू हुआ हो, इन्फ्लुएंजा हुआ हो, तो उसके लिए वो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो समझ थोड़ा दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। तो सही सवाल है आपका कि कॉमन भागदौड़ में जब भी हमें पता नहीं है कि हमारे बाजू में जो पर्सन खड़ा है उसको स्वाइन फ्लू है, उसको टाइफाइड है, उसको चिकन पॉक्स है, और हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहला आता है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हो, कहीं ट्रेन में ट्रैवल करते हो, अगर आपके आसपास कोई पर्सन बहुत ही खांस रहा है, उनको बहुत खांसी है, तो बेटर है आप अपना नोज़ कवर कर ले। आपके पास जो भी हैंकी है, आपका रुमाल है, उनसे आप कवर कर सकते हैं। दूसरा चीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कभी होता है ट्रैवलिंग में होता है। ट्रैवलिंग में अच्छा खाना और अच्छा पानी नहीं मिला तो वो एक कॉमन सोर्स होता है इन्फेक्शंस का। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो अपने आपके पास घर से फ़िल्टर का पानी या बोतल लेके जाना चाहिए। काफ़ी फैमिलीज़ ऐसे है कि जिसके घर में प्रॉपर फ़िल्टर मशीन अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को कैसे स्टरीलाइज़ करना चाहिए। तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास चूल्हा है तो एटलीस्ट 20 मिनट तक अगर वो पानी को आपने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया और उसको ठंडा करके आपने एक वेसल्स में भर लिया, तो वो एकदम प्रॉपर जो आरओ फिल्टर जैसे स्टरीलाइज करता है वैसे स्टरीलाइजेशन हो जाता है। दूसरा चीज़, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा उनका आंसर में वैक्सीनेशन सबसे पहले आएगा, क्योंकि जो कॉमन बीमारी एक दूसरे से फैलती है उसमें इन्फ्लुएंजा सबसे टॉप नंबर पे आता है। दूसरा चीज़ है जो चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो ये सारी बीमारी हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने जब ये वैक्सीनेशन क्लिनिक का कंसेप्ट सूरत में चालू किया तो मेरे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए, क्योंकि पहली चीज़ तो अवेयरनेस नहीं थी वैक्सीनेशन के लिए।
मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया और लोगों तक मुझे पहुँचने का मौका दिया कि वैक्सीनेशन कितना हेल्पफुल है ये जो कॉमन इलनेसेस है उन लोगों को इन सब को प्रिवेंट करने के लिए। वैक्सीनेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया मुझे प्रैक्टिस में, वो एक था कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन इज़, काफ़ी सारे वैक्सीन हैं उनका कॉस्ट हाई है। जैसे देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अराउंड 1000 रुपीज़ में अपने को पड़ता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत सस्ता है, वो 30 से 40 रुपये में पड़ता है। टाइफाइड का वैक्सीन है वो 1500 रुपये में पड़ता है। तो जब भी कोई बंदा हेल्दी है तो वो उनके लिए एक प्रॉब्लम आता है कि मैं इतना पैसा क्यों स्पेंड करूं कि जिसमें 1500 रुपये देने हैं और मुझे वैक्सीन लेना है, मैं तो एकदम हेल्दी हूं। बट मैं इतना बता सकता हूं कि अगर आपको टाइफाइड हुआ, अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ, अगर आपको निमोनिया हुआ और आप एडमिट हुए, तो वो कॉस्ट और ये कॉस्ट को अगर कंपेयर करेंगे, अगर टाइफाइड के लिए कोई पर्सन एडमिट होता है, इन्फ्लुएंजा के लिए कोई पेशेंट एडमिट होता है, तो ऑलमोस्ट 30,000 to 1 लाख का बिल बन सकता है हॉस्पिटल में। तो उसके सामने आई थिंक 1500 रुपये 700 रुपये क्या कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दूसरा चीज़ मैंने पहले भी बताया, अगर आपने वैक्सीन लिया तो आपके आजू बाजू वाले लोग भी सेफ रहेंगे, स्पेशली आपके फैमिली जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो वैक्सीनेशन को अवेयरनेस और वैक्सीनेशन का यूसेज बढ़ाने के लिए और सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने बैंकर्स हॉस्पिटल और मेरा जो प्राइवेट क्लिनिक है सूरत क्लिनिक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड एडेंट इम्यूनाइजेशन, जो SNS एक्सेस बिल्डिंग में है, मैंने वहाँ पे एक वैक्सीनेशन क्लिनिक स्टार्ट किया है। वो वैक्सीनेशन क्लिनिक में आपको कोई नर्सिंग चार्ज नहीं देना है, वहाँ पे कोई फाइल चार्ज नहीं देना है, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स का चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ वैक्सीन का जो MRP है, जो वैक्सीन का प्राइस है, सिर्फ वही पे करना है। वही वैक्सीनेशन में आपको काउंसलिंग मिलेगा। आप कुछ भी वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हैं। आपको वैक्सीन के लिए कोई अवेयरनेस चाहिए तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी है, आपके कोई एरिया है, वहाँ पे मुझे कुछ सेमिनार देना है, वैक्सीन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वैक्सीनेशन का यूसेज करने के लिए इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव आई हैव टेकन, कि जिसकी वजह से वैक्सीनेशन बढ़े, लोग को सेफ होना चाहिए, लोग का सोसाइटी में इन्फेक्शंस कम होना चाहिए। वो बेसिकली मेरा एम था। सर एक सोशल बात करेंगे हम कि डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो विकलांग बच्चों की काफ़ी सेवा करते हैं और आप उसी अस्पताल से भी जुड़े हुए हो। तो ये एक तो आप थोड़ा सा संस्था के बारे में थोड़ा प्रतिभाव चाहता हूँ आपसे, और इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हो और बच्चे जो हैं वो एक क्लासरूम में होते हैं, तो ये इन्फेक्शन का जो दौर चलता है जब, तो ये कैसे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ कैरी करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमें क्या प्रिकॉशन लेना ये भी बताइए, और ये जो सेवा हो रही है उसके प्रतिभाव भी चाहता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है जो आप लोग काम कर रहे हैं डिसेबल बच्चों के लिए, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं। ये सच में आपके इंस्टीट्यूट के बाहर जो लिखा है दिव्यांग सेवा एज प्रभु सेवा, वो एक्चुअल में बहुत ट्रू है और इतना मेरे दिल को टच हो गया कि सच में अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, वो सब हम मानते हैं कि वो एक टाइप की सेवा है। बट सच में हम जब डिसेबल बच्चे को, जब भी उनको खड़ा होने में हेल्प करते हैं, उनको डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, वो सच में इट्स अ प्योर, हम बोलते हैं प्रभु सेवा, इट्स अ प्योर हेल्प। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे यू पीपल आर वर्किंग फॉर डिसेबल चाइल्ड। आप जो उनका डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, बेसिकली बैंकर्स हॉस्पिटल में जब भी मैं एंटर होता हूँ तो आपके गेट के थ्रू एंटर होता हूँ। जो सबसे पहला मेरा मॉर्निंग का राउंड मैं बैंकर हॉस्पिटल से इसलिए लेता हूँ कि आई कैन सी ऑल द डिसेबल चाइल्ड, दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग जॉयफुली। और आप लोगों ने जो इनिशिएटिव किया है वो आई डोंट हैव एनी वर्ड कि मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड मैं आप सबको बहुत सारे विशेष देता हूँ कि आप जो करते हैं वो और करते रहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होना चाहिए, और जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको ऐसा सेवा मिलनी चाहिए। तो मैं एक बहुत ही आभारी हूँ आपका, तो आपके इनिशिएटिव का। बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पूछा कि ये एक इतना बड़ा मास यहाँ पे आता है। यस। तो जैसे अलग अलग क्षेत्र से आता है, तो स्लम से भी बच्चे हैं, अच्छे घरों से भी हैं, तो एक कोई ना कोई इन्फेक्शन
कैरी ज़रूर करते हैं, तो इसके लिए कुछ मास प्रिवेंशन कुछ हम कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए सर। जी बिल्कुल, हम मास प्रिवेंशन के लिए उनका फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन रख सकते हैं बच्चों का, कि एटलीस्ट वंस अ मंथ हम एज अ मैं इन्फेक्शस डिसीज़ डॉक्टर उनको देख सकता हूँ कि उनको कोई इन्फेक्शंस नहीं है। दूसरा चीज़, अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, अगर कोई कॉमन कोल्ड है, कफ है या कोई भी फीवर है, इन्फेक्शंस है, तो हम एज अ डॉक्टर हम उनका विदाउट एनी चार्ज हम उनका फ्री में इलाज करना चाहेंगे। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन से और ज़्यादा जुड़ सकते हैं। दूसरा चीज़, इन अगर बच्चों को कोई बीमारी होती है तो उनको थोड़े टाइम के लिए अलग कर देंगे, यानी कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन ना होए और उनका सारवार भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। उनका रूटीनली हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। जो बच्चों में कॉमन बीमारी है उनके जो कॉमन टेस्ट से हम उनका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। और बस ये सारे स्टेप्स हैं हम ले सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर प्रतीक सावज एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं और इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, साउथ गुजरात के पहले एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है कि इसको कैसे आप फैलाएंगे घर घर में? अगर इसको फैलाना चाहें, मास में फैलाना चाहें, तो ये कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे टाइम देखा है कि जब भी पेशेंट को इन्फेक्शंस होता है, जैसे आईसीयू में इन्फेक्शन होता है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर कोई लंबी बीमारी के बाद इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। ये इन्फेक्शन का जो पेशेंट्स के रिलेटिव को जो प्रॉब्लम होता है, आईसीयू और लंबा स्टे होता है। तो मेरा सूरत में इन्फेक्शस डिसीज़ का गोल यही है कि इन्फेक्शन बिल्कुल कम होना चाहिए पेशेंट्स को। दूसरा चीज़ कि सबसे ज़्यादा लोग इम्यूनाइजेशन की तरफ जुड़े और फ्यूचर में उनको ये जो बीमारी है उनसे कैसे प्रोटेक्शन मिले। मेरा विज़न ये भी है कि लोगों की लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए, लोगों का हैबिट्स है जो भी हेल्दी होना चाहिए, जिससे उनको फ्यूचर में इन्फेक्शंस ना लगे। दूसरा, इन्फेक्शंस का जो डायग्नोसिस है, निदान है, वो भी जल्दी होना चाहिए और उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स मिलना चाहिए। दूसरा मेरा विज़न ये भी है कि जो कॉमन इलनेसेस है उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, जिससे कॉस्ट फैक्टर भी कम होगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कम होगा। और मेरा यही विज़न है कि सूरत को इन्फेक्शंस, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है और जो कॉमन इन्फेक्शन है उससे मुझे सूरत को फ्री करना है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है सूरत के लिए और साउथ गुजरात के लिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर प्रतीक सावज। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हेल्थ प्लस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतीक सावज, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट। आज बहुत अच्छी बातें उन्होंने समझे कि इन्फेक्शन क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, हमारे इस प्रोग्राम में आप आए और दर्शकों के साथ काफ़ी बातचीत की। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। दोबारा फिर से एक बढ़िया से व्यक्ति, एक बढ़िया से डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।